हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल मैन माय मिस्टर्स। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में ई वीज़ा के बारे में थोड़ी सी फिर से, क्योंकि कुछ सवाल उभर के आ सकते हैं, तो उसको सामने रखते हुए मैं इस वीडियो में कुछ सवाल के जवाब जो है देना चाहता हूँ। इसके अलावा हम बात कर लेंगे इसके अंदर कि अगर आपको फ़्लाइट्स बुक करनी है तो कहाँ से करनी है, अगर आपको होटल्स बुक करने हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली। तो इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहें इस वीडियो पे। और अगर आपने लास्ट वीडियो ई वीज़ा पे नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, रेफर करें और एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके आप लिटरली अपनी एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। तो वो जो लास्ट वीडियो थी उसमें डेमो था, उसमें मैंने कुछ एडिशनल सवाल जवाब नहीं लिए, लेकिन इसके अंदर मैं वो भी कवर करने जा रहा हूँ जो भी मेरे को अभी तक समझ में आते हैं। कोई और नए सवाल हैं आपके, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीवेज, तो लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर माई मोटिवेशन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम सवाल जवाब लेते हैं ई वीज़ाज़ को लेके। अच्छा, एक चीज़ और कि जहाँ पे पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी का फील्ड दिया हुआ फॉर्म के अंदर, ई वीज़ा के फॉर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप डालें पासपोर्ट रीजनल ऑफिस और जिस स्टेट में आपको पासपोर्ट इशू किया गया था, मतलब कि पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जैसे कि न्यू दिल्ली, ठीक है, या मुंबई, तो ऐसे आपको डालना है। और आगे आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स का भी जो रेफरेंस है उसके अंदर दे सकते हैं पूरे फॉर्म के अंदर। तो कुछ सवाल ये आ सकते हैं कि क्या आप ई वीज़ा लेके मॉस्को ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि पहले जब 2019 में ई वीज़ा की सर्विस स्टार्ट की गई थी तो उसमें क्या था कि आप सीधा सेंट पीटर्सबर्ग के लिए ही वीज़ा ले सकते थे, उसके अलावा आप कहीं पे भी रशिया में नहीं जा सकते थे। वो तभी होता था अगर आपने स्टिकर वीज़ा लिया तो ही आप ट्रैवल कर सकते थे मॉस्को में या और प्रोविंसेस या स्टेट्स के अंदर। तो अब क्या है, बेसिकली इस ई वीज़ा के थ्रू आप मॉस्को भी एंटर कर सकते हैं और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं बहुत आसानी से अगर आपके पास ई वीज़ा है रशिया का। ओके, फ़्लाइट्स मैंडेटरी नहीं है फिल करने के लिए। अगर आपने वो डेमो लास्ट वीडियो में देखा है तो उसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आता कि हमें फ़्लाइट का नंबर या डिटेल्स या कोई पीडीएफ फाइल के अंदर जो आइटनरी अपलोड करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिटर्न फ़्लाइट भी बुक ना करें। जाने की तो आप बुक करेंगे आई एम श्योर, लेकिन आने की आप बुक ना करें, ये गलती मत करना, बिकॉज यहाँ पे डिपोर्टेशन के चांसेस एयरपोर्ट पर बढ़ जाएंगे अगर आपके पास रिटर्न फ़्लाइट फेयर कन्फर्म्ड नहीं होगी। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास कन्फर्म्ड फ़्लाइट टिकट जो है होनी ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। लेकिन जब आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप वेट कर सकते हैं, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप रिटर्न फ़्लाइट फेयर्स जो है अपने बुक कर लें, ठीक है। जो होटल बुकिंग्स है वो भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनका पोर्टल पढ़ेंगे ई वीज़ा का, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, उसमें होटल बुकिंग भी मैंडेटरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर जाके जो है होटल रिजर्व कर सकते हैं, उसका एड्रेस निकाल के स्पेसिफाई कर दें और बाद में अपने होटल जो है रिजर्व करें। वो भी कंफर्म्ड आपके होटल्स होने चाहिए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे इमिग्रेशन पे आपकी होटल बुकिंग स्पेशली चेक की जाएंगी कि आप कहाँ स्टे करने लगे हैं। इस वक्त ये बहुत मैटर करता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इनके लिए कि कहाँ आप जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए होटल बुकिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है और रिटर्न फ़्लाइट फेयर्स होने कि आप छोड़ के वापस जाएंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे, वो प्रूफ भी आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, इसके अलावा मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है इस केस के अंदर, और यहाँ पे आपका जो एंट्री है डिनाई हो सकता है जब आप वहाँ पहुँचेंगे अगर आपके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है या आपके पास कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है। तो आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जो कि मेडिकल और आपके जो ट्रिप के एक्सपेंसेस जो लॉस है वो कवर करती है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। कोई इनविटेशन लेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है, आपने अगर डेमो वीडियो देखा उसमें मैंने कहीं पे भी इनविटेशन लेटर नहीं स्पेसिफाई किया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड रिलेटिव के जा रहे हैं तो आप उसका एड्रेस उस फॉर्म के अंदर फिल करेंगे, उसका भी कोई डिटेल्स या कोई लेटर ऑथराइजेशन वगैरह कुछ नहीं दिखाना आपको, ठीक है। होटल्स की बुकिंग है, जैसे मैंने होटल की बात की, तो आपको जो होटल का एड्रेस है स्पेसिफाई कर देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बच्चों की। अगर आप एज अ फैमिली ट्रैवल करते हैं, आप 3 लोग जा रहे हैं, आप 4 लोग जा रहे हैं, उस केस के अंदर क्या है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल की है या 6 साल से ऊपर की है, मान लीजिए जो एक टीनेजर है, मतलब कि 6 साल और 17 साल के बीच में अगर आपके बच्चे की एज वेरी करती है तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी चाइल्ड की एज 6 साल से नीचे की है, उस केस के अंदर उनको वीज़ा एग्जेम्पशन आप कह सकते हैं कि मिल जाएगा। लेकिन उस क्या है, एक लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको हर किसी को, जितने भी आप लोग 2 जाएं, आप लोग 3 जाएं, अगर आपके साथ 6 साल से नीचे का बच्चा जा रहा है, उस केस के अंदर भी आपको इंडिविजुअल वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसकी फिल करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर 3 लोग हैं तो 3 ई वीज़ा की एप्लीकेशन आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चे को एग्जेम्पशन मिल भी सकता है तो भी आपको वीज़ा फाइल करना है पोर्टल के थ्रू। कहने का मतलब है ये। बाकी जो 6 साल से ऊपर के उन्हें तो पेमेंट ही करनी है, तो डेफिनेटली ई वीज़ा भी चाहिए। चलिए, अब जो आपका स्टे पीरियड यहाँ पे रहेगा वो 16 डेज़ का रहेगा।
16 डेज़ का यहाँ पे स्टे पीरियड रहेगा। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि आपका जो एक्चुअल स्टे पीरियड है कंट्री में वो 14 दिनों के लिए ही है। रीज़न बीइंग बिकॉज जो आपका ट्रैवल डेट है, अराइवल डेट है और डिपार्चर डेट है रशिया से वापस इंडिया का कहीं का भी, तो वो भी काउंट होंगे एज 16 डेज़। ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए आपको मोटा मोटा 14 दिन का स्टे यहाँ पे रशिया में मिल रहा है, लगभग कुछ 4200-4300 रुपये के अंदर यूएन में पेमेंट करनी, जैसे कि आपको पता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई चीज़ इनकरेक्टली स्पेसिफाइड है तो आपका, या तो कुछ केसेस उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो है आपकी एप्लीकेशन आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब कि आपको करेक्शंस करने के बाद वापस जो है सेम डे अपनी चेंजेस करके एप्लीकेशन में जो भी आपसे गलती हुई उसे ठीक करके वापस आप रीसबमिट करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने इनके पोर्टल पे प्रॉपर्टी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि अगर आपको आपकी एप्लीकेशन किसी भी छोटी सी गलती की वजह से वापस हो जाती है तो उस केस में आपको कोई रीपेमेंट करनी पड़ेगी अगर दोबारा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। जो आपका वीज़ा है वो 4 वर्किंग डेज़ के अंदर, कैलेंडर डेज़ के अंदर सॉरी, वो आपको जो है इशू हो सकता है 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन आप मान के चलें। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वीज़ा की वो 60 डेज़ की आपको पता होना चाहिए। तो 60 दिनों के अंदर भीतर ही भीतर आपको ट्रैवल करना है रशिया। ठीक है। और स्टे पीरियड आपका 16 डेज़ का है इंक्लूडिंग योर ट्रैवल टाइम। ठीक है, ट्रैवल डेट एंड ट्रैवल टाइम। ऑलराइट, क्लियर। आई होप कि मैंने काफ़ी सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। अब वीज़ा एग्जाम्पशन मिल सकते हैं आपको, या आपको आपने जो स्टे पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता प्रोवाइडेड कोई इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है आपकी, या आपको तो मिल सकता है एक्सटेंशन, या जो अभी हालात चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के, अगर उसके बेसिस पे कहीं आप वहाँ फंस जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है ई वीज़ा पे। अदरवाइज़ किसी भी कीमत पे कोई भी रीज़न दिखा के आप इस वीज़ा का एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पासपोर्ट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए और स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पासपोर्ट पे आधी हो, क्योंकि कुछ लोगों के जो होते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होता, फिर से फर्स्ट नेम होता पासपोर्ट, तो कहीं डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में ये चीज़ ना हो। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है प्रोसेस नहीं की जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आपके पासपोर्ट पे जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। और ब्लैंक पेजेस भी आपके पासपोर्ट पे होने चाहिए। तो अगर आप डिपोर्टेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, यू हैव टू इंश्योर कपल ऑफ थिंग्स हियर। लेट मी रिपीट अगैन। पहली चीज़, आपके पास रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए। जब आपका ई वीज़ा आ जाता है उसके बाद रिटर्न फ्लाइट कंफर्म्ड आपको बुक करनी है। होटल रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। वो लोग क्यों चेक कर रहे हैं होटल जो बुकिंग्स हैं आपकी, इसलिए कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं। ठीक है। तो होटल बुकिंग्स कंफर्म्ड आपके हाथ में होनी चाहिए। प्लस आपका जो पासपोर्ट है वो उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी ज़रूरी है। 6 महीने की होनी ज़रूरी है। ब्लैंक पेजेस आपके पासपोर्ट पे होने चाहिए, तो ही वो स्टैम्प करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करने लगे हैं, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करने लगे हैं, मतलब कि आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशूज़ आ रहे हैं वाइल सबमिटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो आप इन 3 ब्राउज़र्स के अलावा कोई भी ब्राउज़र इसके अलावा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में होनी ज़रूरी है, वो आप इंश्योर कर लें, ट्रबल शूट कर लें। अगर कोई भी आपको इश्यूज़ आते हैं तो इनकॉग्निटो मोड में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करने की कोशिश करें, होपफुली वो सबमिट हो जाएगी। ओके। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ई वीज़ा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अंदर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी कि जिनके पासपोर्ट नंबर जिनका अल्फ़ाबेट Z है या W है या V है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस केस के अंदर क्या मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब आप पोर्टल पे जाते हैं वहाँ पे तो वो बेसिकली कहता है कि जो कुछ सीरीज़ हैं जैसे Z W V सीरीज़ हैं, ये लोग जो हैं सबमिट नहीं कर पाएंगे अपना वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि अगर उनका पासपोर्ट नंबर Z W और V से शुरू हो रहा है। अब उस केस के अंदर मैं आपको जो रिकमेंड कर सकता हूँ, ये मतलब एम्बेसी जो है, आपको जो लोकल कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, वो आपको चीज़ कंफर्म कर सकती है कि ऐसा क्यों है। तो पहले आप उन्हें कांटेक्ट कर लें। ये भी हो सकता है कि ब्राउज़र के अंदर कोई इश्यूज़ या उनकी पोर्टल के अंदर कुछ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। अगर आप और क्या कर सकते हैं अपने एंड से, आप अपनी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो चेक कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वैलिडिटी एज इन मैं 6 महीने या 7 महीने की वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर जो है आपका वैलिड है या नहीं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि वो वैलिड होगा। मुझे नहीं पता कि आपका क्या केस है, आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप
को अपना पासपोर्ट नंबर एक बार वेरीफाई करना चाहिए, या अपने एजेंट को जिसके थ्रू आपने पासपोर्ट बनवाया आप उसे कांटेक्ट करें कि आपको ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो लोकल कॉन्सुलेट पे एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या आप अपने एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, या आप अपने पासपोर्ट नंबर को खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो पासपोर्ट नंबर होता है, इंडियन पासपोर्ट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, वो 8 डिजिट का होता है। ठीक है ना, 8 डिजिट का होता है, जिसमें पहला कैरेक्टर जो होता है कैपिटल लेटर में होता है, अल्फ़ाबेट में होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ABCDZ। अब जो पहला कैरेक्टर के बाद जो 2 नंबर्स आते हैं वो होते हैं आपके, उनकी सीरीज़ हैं बेसिकली। जो पहला नंबर है वो उसकी सीरीज़ है 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए, और जो तीसरा नंबर है पासपोर्ट का, आपका 3rd नंबर है जो कैरेक्टर है, उसकी जो सीरीज़ है वो 0 to 9 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, या तो इट कैन बी 0, या उसके अंदर वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और जो 4th है, जो 4 कैरेक्टर्स है, रिमेनिंग 4 कैरेक्टर्स हैं, उनकी सीरीज़ होनी चाहिए 0 to 9 के बीच में, और जो लास्ट कैरेक्टर है उसकी सीरीज़ होनी चाहिए बिटवीन 1 to 9 के बीच में। अगर ऐसा है तो आपका पासपोर्ट वैलिड है, एक प्रॉपर इंडियन पासपोर्ट है। कोई इश्यूज आते हैं, आप कॉन्सुलेट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, या अपने ट्रैवल एजेंट को करें जिसके थ्रू आपने पासपोर्ट अपना इशू करवाया था उसे करें, या पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है इंडिया में, आप उसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो ये मेरा मैसेज है उसके लिए। और जिन लोगों के अंदर क्या है कि कुछ पासपोर्ट के केस के अंदर उनका फर्स्ट नेम ही होता है, तो फर्स्ट नेम के केस में क्या है कि फर्स्ट नेम अगर है तो आप एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट नेम के अंदर NA या नो सरनेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिकॉज पासपोर्ट पे आपका एक ही नाम दिया है। बिकॉज अगर आप लास्ट नेम भी डालते हैं तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैच हो सकता है, वहाँ चांसेस बन सकते हैं रिजेक्शन के। तो आप वो स्पेसिफाई करें, वही चीज़, वही डिटेल स्पेसिफाई करें, और वही एड्रेस स्पेसिफाई करें जो आपके पासपोर्ट पे दिया हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे होटल बुकिंग्स की। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि होटल कहाँ से बुक करने और फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है। तो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स, रिसोर्सेज आपके लिए निकाल के रखे हैं। पहले हम होटल्स की बात कर लेते हैं। तो यार, booking.com या Airbnb के थ्रू इस वक्त आप होटल्स बुक नहीं कर पाएंगे रशिया में। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास पहला प्रोविजन तो है कि आप trivago.in पे जाके होटल्स बुक कर सकते हैं। जैसे कि मॉस्को की मैंने कुछ होटल की लिस्टिंग मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे पास। जैसे कि मैं 14 से 21 तारीख तक ट्रैवल करता हूँ, मान लीजिए मैं टेंटेटिव डेट डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको उसकी जो प्राइस है 7 रातों की कितनी बनती है, ये पर नाइट की फ़्लाइट है 6,000, 5,000, 6,000, 5,000, सस्ते भी हो सकते हैं, आप फिल्टर लगा के देख लेना। तो एक ये आपके पास साइट का ऑप्शन है। फिर दूसरा जो मैं आपको देने लगा हूँ, जो कि शायद ही आपको पता होगा या किसी ने आपको बताया होगा, दूसरी साइट है बेसिकली 12trip.com। ये जो साइट है बेसिकली एक रशियन ट्रैवल एजेंसी है, जो कि 12-13 साल पुरानी ट्रैवल एजेंसी है, और यहाँ पे आप इजीली फ़्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं और होटल्स भी बुक कर सकते हैं इस साइट के थ्रू। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे कि आपके पास होटल के ऑप्शंस हैं इस साइट के थ्रू। ओके, तो 12trip.com और Trivago का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, होटल्स के लिए आप इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छी बात है। मेक माई ट्रिप को भी कर सकते हैं, पर मेक माई ट्रिप में मुझे कोई भी होटल लिस्टिंग नहीं दिखी है मॉस्को की, रशिया की। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि आप इस साइट को 12trip.com को फ़्लाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से मतलब कि अगर आप एयरफ्लोट की डायरेक्ट साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिल्ली से फ़्लाइट्स डायरेक्ट मिल जाएंगी मॉस्को की बहुत सारी, लेकिन आपको इन्होंने पीछे एक कहा था, न्यूज़ में आया था और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी कहा था कि अमृतसर, गोवा, कैलकाटा और अहमदाबाद से फ़्लाइट्स आप ले पाएंगे आने वाले टाइम में एयरफ्लोट की, लेकिन इनकी फ़्लीट और इनकी जो सर्विस है वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो दिल्ली से फ़्लाइट ज़्यादातर जोग्राफिकली देखा जाए तो दिल्ली से फ़्लाइट्स इनकी ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो अब इस साइट के थ्रू क्या है कि अगर आप गोवा भी रहते हैं या आप कैलकाटा रहते हैं या अहमदाबाद रहते हैं या अमृतसर रहते हैं, वहाँ से भी अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो फ़्लाइट्स अभी आप देखेंगे मेजॉरिटी में एतिहाद एयरवेज़ हो गया, इजिप्ट एयरवेज़ हो गया, टर्किश एयरलाइंस हो गई, एक्सपेंसिव फ़्लाइट है। टर्किश एयरलाइंस से भी आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो वाया इस्तांबुल होते हुए आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी आगे सर्बियन एयरलाइंस की। ठीक है, एयर सर्बिया कहते हैं उसको, और वो फ़्लाइट आपको जो है डायरेक्ट लेके जाती है आगे मॉस्को। ठीक है, तो 2 बार आपको इंटरचेंज करनी पड़ सकती है फ़्लाइट अगर इन केस आप टर्किश एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं। कोई डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है तो सारी, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं एयरफ्लोट के अलावा, वो दिल्ली से आपको यूजुअली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखें आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, दिल्ली के ऑप्शंस हैं। तो अब मान लीजिए नेक्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे ऑप्शन गोवा का। ठीक है, तो क्या फ़्लाइट्स हमें गोवा से मिल सकती हैं?
तो गोवा से आपके पास विस्तारा, कतर एयरवेज के ऑप्शंस हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं। मुंबई से देख लेते हैं एक बार। तो मुंबई के ऑप्शंस भी कुछ निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये मुंबई के ऑप्शंस हैं। गल्फ एयर के ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, इजिप्ट एयर के आ रहे हैं आपके पास, फ्लाइट दुबई के आ रहे हैं आपके पास, टर्किश एयरलाइंस के आ रहे हैं आपके पास। 1 मिनट के लिए हम आगे जो है चेक करते हैं कि क्या अहमदाबाद से कोई फ़्लाइट है। तो अहमदाबाद से भी फ़्लाइट जो हैं आपको मिल जाएंगी अगर आप रशिया जाना चाहते हैं। और इसके अलावा कोलकाता का भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये है कोलकाता की फ़्लाइट्स, फ्लाइट दुबई के ऑप्शंस हैं आपके पास, विस्तारा के ऑप्शंस हैं आपके पास, वाया दुबई आप होते हुए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है गूगल फ्लाइट्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से, मैं मॉस्को की फ़्लाइट सर्च करता हूँ तो मुझे जो है इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे मैं डालता हूँ डिपार्चर डेट, जैसे 15 तो 22 कुछ भी डाल लेते हैं, डन करते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मेरे पास ओमान एयर, कतर एयरवेज, इतिहाद के ऑप्शंस हैं और जो फ़्लाइट फेयर है मिनिमम 55,000 के बीच में वेरी कर रहे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को ओवरनाइट 12 बजे के बाद बुक करते हैं तो आपके पास हो सकता है कि आपको चीपर ऑप्शंस भी मिल जाए, मतलब 41, 42, 45 हज़ार के अंदर मिल जाए। तो आप वो ज़रूर ट्राई करें। बाकी और भी थर्ड पार्टी साइट्स हैं, जैसे कि आप गूगल फ्लाइट से जब बुक करते हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट करता है कुछ और थर्ड पार्टी साइट्स पे। तो जैसे कि मैं फ़्लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, राउंड ट्रिप फ़्लाइट है ये, ठीक है। और मैं ओमान एयर चूज़ करता हूँ, मैं 55,000 के इतिहाद की चूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शंस हैं टू बुक विद एडम वेकेशंस और बुक विद ट्रैवलमेंट। लेकिन ये अभी कम दिखा रहा है। बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट से आप कर सकते हैं, जैसे कि गो हो गया और trip.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। तो आप उन साइट्स को भी यूज़ करके थर्ड पार्टी साइट्स को दिल्ली, मॉस्को या और किसी की स्टेट से आप जा रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में फ़्लाइट्स आपको दिल्ली से मिलेंगी। तो आप क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने 12trip.com का जो लिंक दिया है उसे आप यूज़ कर लेना। अगर आप एरोफ्लोट से डायरेक्टली फ़्लाइट बुक करते हैं अभी, तो उसमें क्या है कि दिल्ली से ही फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं और प्रोविंस स्टेट से मुझे देखने को ज़्यादा नहीं मिली। तो अगर मैं दिल्ली टाइप करता हूँ यहाँ पे और हम यहाँ पे टाइप करते हैं मॉस्को और मैं अपनी ट्रैवल पीरियड जो है सितंबर का रखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये देखें आप कि 17,000 का एक साइड का फेयर पड़ रहा है। टोटल फेयर की कॉस्ट जो है वो रिटर्न की पड़ रही है मुझे 13,023। तो ये 45, 46, 47 के बीच में, 50 के बीच में वेरी कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अमृतसर से फ़्लाइट यहाँ से ढूंढता हूँ, जैसे इन्होंने पीछे न्यूज़ में कहा था कि हम अमृतसर से भी फ़्लाइट शुरू करने जा रहे हैं, कैलकाटा से शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके ऑप्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मुंबई की चलो देख लेते हैं एक बार। मुंबई की बात करूं तो फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर डायरेक्टली बुक करते हैं साइट्स के थ्रू, आप और साइट्स ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एरोफ्लोट से अगर आप बुक करें तो इनकी जो फ्लीट है, इनकी सर्विस कभी कम चल रही है, जिसकी वजह से आप जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स यहाँ से बुक नहीं कर सकते अपनी सिटी से। और दिल्ली से आपको मोस्टली फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये भी एक्सपेंसिव पड़ सकता है अगर आप दिल्ली से आते हैं, क्योंकि आपको, अगर आप कैलकाटा से आते हैं तो आपको फ़्लाइट फेयर्स कैलकाटा टू दिल्ली के आने जाने के वो भी आप जोड़ लें तो बात वहीं बन जाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप कुछ थर्ड पार्टी साइट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिए, और गूगल फ्लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, या आप 12trip.com को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर कर दिए हैं मैंने। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको पेमेंट्स कैसे करनी है, कैसे सर्वाइव करना है वहाँ पे, क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके पास, क्या आप स्विफ्ट ट्रांसफर्स कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में आने लगी है चीज़ इस हफ्ते ही। ओके, तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें सबके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए इसके बारे में, जिन लोगों को नहीं पता। और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना इसी वो सेकंड बैक।